तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो पिछला लेक्चर जो आपको मिला था मैट्रिक्स का, उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से देखे होंगे, उसका नोट्स बना लिए होंगे और सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सोर्स भी बता दिए थे कि जब भी हम लोग क्लास करेंगे तो आप जो है किस सोर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए कौन सी बुक का यूज कर सकते हैं। तो बता दिए थे कि आप 2-3 बुक का नाम बताए थे, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है या NCERT है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में जो हम लोग ठीक ठाक लेवल पे चलने वाले हैं, इसलिए कि एक तो बोर्ड एग्जाम जो है वो तो नजर में है ही, उसके साथ साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको भी नजर में रखते हुए एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपको देने वाले हैं। इसलिए लगातार जो है हर एक क्लास को करना है, बढ़िया से नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। एक चीज और बता देते हैं कि जब भी अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अभी जो है ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना है। मतलब अभी ज्यादा आपको एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्या है। बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे, है ना। बीच बीच में जो है हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लेते रहेंगे ताकि एक आइडिया लगता रहे। बट आपको ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि अगर एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो सीख कम पाओगे। हम लोग को अभी मैथमेटिक्स सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हम लोग को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए कि देखो, जो रिजल्ट होता है या एग्जाम की जो बात करते हैं, तो ये सब क्या है, जो नॉलेज जो गेन करते हैं उसी का बाई प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर मैट्रिक्स को हम अच्छे से सीख गए तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि अगर मैट्रिक्स से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में हम बना देंगे। इसको बोलते हैं कि मैथमेटिक्स हम लोग सीख रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड में क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड में जो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चन पे बात करना शुरू करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब उसमें होगा क्या कि अगर हल्का सा भी चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां उलट जाओगे। और उलटते हम लोग देखे हैं, इसलिए कि देखो ऑनलाइन में भी हम लोग शुरू किए, बट ऑफलाइन में जो है काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। करीब करीब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में पढ़ाने का। और बहुत सारे बच्चों से जो है बात करने के बाद, बच्चा जब एग्जाम देता है मिलता है तो सबसे बात करने के बाद ये लगता है कि ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड जब हम लोग शुरू में हो जाते हैं तो उससे हम लोग नॉलेज गेन कम कर पाते हैं और एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स जिस हिसाब से हम लोग को सीखनी चाहिए उस हिसाब से हम लोग नहीं सीख पाते। ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग अभी जो है नॉलेज गेन करने के ध्यान दें। दूसरी बात है कि एक तो हम लोग जो है यूट्यूब पे नए नए हैं, तो आप लोग को ये लगेगा कि भाई आप पे जो है विश्वास कैसे किया जाए, है ना। कितने का ऐसा रहता है कि भाई 4 वीडियो डाले, 5 वीडियो डाले, कितने को तो देखते हैं कि एग्जाम के टाइम में दिखेंगे, पूरे साल जो है गायब रहेंगे और एग्जाम के टाइम पे जो है आपको दिखना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम में आकर के वो बताना शुरू करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन के पढ़ के जाओ यही पूछेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के जाओ वही पूछेगा। एग्जाम में गए मालूम पड़ा कुछ नहीं पूछा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा अच्छा रहता है कि पूरा, देखो टाइम लगता है 8 से 9 महीना, 10 महीना टाइम लगता है पूरा सिलेबस खत्म करने में। अब पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर एग्जाम में जो है जैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहता है। और इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप बढ़िया से पढ़ करके जाते हैं तो 190 और या 180 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ये आपकी मजबूरी रहेगी कि आपको उसमें से 100 मार्क्स का ही आंसर देना है। जब बच्चा ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं और बच्चा जब एग्जाम दे करके आता है तो वो बोलेगा कि सर मैथमेटिक्स में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था, जब टिक लगाना शुरू किए तो मालूम पड़ा 80 को में टिक लगा चुके हैं। अब उसकी मजबूरी है कि उस 80 में से उसको छांट छांट करके 50 को लिखना है, 50 को का जो है उसको गोला भरना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए कंटिन्यू क्लास करना है। दूसरा है जो विश्वास की बात हम लोग कर रहे थे कि आखिर जो है आप हम पे विश्वास क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि मैथमेटिक्स पढ़ो या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर आप पढ़ के देखो। जैसे मैथमेटिक्स में आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ना, मैट्रिक्स पूरा पढ़ के देखो और पूरा मैट्रिक्स पढ़ने के बाद उसके बाद जो बुक की नाम हम बताए हैं उसको लगाओ और उसके बाद
मन होगा तो आज से 5 साल पीछे या 10 साल पीछे, जितना साल पीछे जाना चाहते हो, उस सबका जो है क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होगा, जो पूछा हुआ है एग्जाम में, उसको तुम बना करके देखो। अगर वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो, या कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि लगेगा तुमको कि इसको बना सकते हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो अगर ये स्थिति है, उससे अगर तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो, जो बुक बताया है उससे क्वेश्चन बना पा रहे हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि एकदम बढ़िया कंटेंट मिल रहा है और आपको इस चैनल के थ्रू कंटिन्यू करनी चाहिए। बात समझ रहे हो? साल भर जो है हम लोग आपके साथ है और पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायो, है ना। बाकी बायो और केमिस्ट्री जो है सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स हम ही लेने वाले हैं। तो ये पूरा जो है आपका सिलेबस हम लोग यहाँ खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप विश्वास बना सकते हैं। तो पहले ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। काफी चीज देख लिए थे, उससे भी क्वेश्चन बनाओगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। आज जो हम लोग को जानना है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो उसमें आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम लोग को देखना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक चैप्टर पढ़ के देखो, समझे, एक चैप्टर पढ़ो और उसके बाद अगर तुमको बढ़िया लगे कि चलो बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तो फिर दोस्त यार होगा, है ना, तो उसको भी बताना है कि भाई तुम भी यहाँ से पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको जो है धोखे में रखोगे, मालूम पड़ा तुमको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो तुमको लगा कि नहीं, क्यों बताया जाए, हम ही जो है एकदम बढ़िया कंटेंट पढ़ें, जो है बढ़िया कंटेंट हमको ही सिर्फ मिले। तो ये सब काम नहीं करना है। अगर जब भी तुमको बढ़िया लगने लगे तो आगे शेयर करो, यानी कि कोई है अगर कांटेक्ट में जो 12th की तैयारी कर रहा है, यानी कि जो 12th का मैथ सीखना चाह रहा है, फिजिक्स सीखना चाह रहा है, केमिस्ट्री सीखना चाह रहा है, तो उस तक ये बात पहुंचाओ, हो सकता है उसको भी अच्छा लगे, वो भी कंटिन्यू करे, है ना। चलो, आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। बहुत सारे टाइप का जो है, मतलब मैट्रिक्स का जो है बहुत सारा टाइप है, जिसमें हम लोग पहले टाइप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे जो है आपका रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है? रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हमको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए कि ऑफलाइन में आदत है लिखवाने की, ये लिखे और उसके बाद लिखवा दिए। चलो यहाँ लिखते हैं रो मैट्रिक्स। लिखो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वन रो होनी चाहिए। अब बताओ कि अगर वन रो की बात कर रहा है, इसमें कॉलम की कहीं चर्चा नहीं है, तो कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कॉलम कितना भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि रो एक है कि नहीं। अगर एक रो है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। बहुत आसान आसान बात सब है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स है, इस तरीके से लिखा हुआ है, अब देख करके एकदम क्लियर है कि इसमें रो कितना है, तो एक रो है, एक ही रो है। अब तुम बोलोगे कि कॉलम भी एक है, तो कॉलम से अपने को मतलब ही नहीं है। अगर रो मैट्रिक्स हमको चेक करना है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि रो एक है कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते, जैसे ये है 4 9, ये लिखना गलत होता है, इसमें कॉमा हम लोग नहीं लगाते। अब इसमें देखोगे तो कॉलम 2 है, बट रो अभी भी कितना है, एक ही है, यानी कि इसको भी हम लोग रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ऑर्डर लिखते चलेंगे, ये 1 by 1 है, ये 1 by 2 है। और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे 4 9 6 8, इसमें देखोगे तो कॉलम कितना है, 4 कॉलम है, लेकिन रो देखोगे अभी भी कितना है, एक ही रो है। तो रो इसमें भी एक ही है, इसको भी बोल सकते हैं कि ये 1 by कितने का है, 4 का है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर एक रो है तो इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो दूसरा पर हम लोग आते हैं। क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट।
दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेम ऐसा ही डिफिनीशन आएगा जैसे रो मैट्रिक्स में हम लोग बोल देते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसके पास एक रो हो तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या यही एग्जाम्पल एक नहीं हो जाएगा? इसमें देखो रो कितना है उससे अपने को मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि कॉलम एक है कि नहीं, तो एक ही कॉलम है। इसके आगे हम लोग ये ले सकते हैं 4 9, इसी को उल्टा कर दिया, इसमें रो 2 हो गया लेकिन कॉलम अभी भी देखोगे कितना है, 1 ही है, एक ही कॉलम में आ गया। इसको हम लोग ले सकते हैं 4 9 6 8, कॉलम देखोगे एक ही है, रो 4 हो गया लेकिन कॉलम अभी भी कितना, एक ही। तब ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखते चलोगे ये सब। तीसरा है आपका जीरो मैट्रिक्स, या इसी को एक और नाम दिया गया है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है, नल मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, देखो ए मैट्रिक्स, एक मिनट, ए मैट्रिक्स each of whose element is 0। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 0 है, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसका हर एक एलिमेंट 0 है, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है। अगर किसी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। इसका आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, ऑर्डर जो है बोल सकते हो इसका 1 by 1 है, इसका 1 by 2 है, इसका 2 by 2 है, और इसका ऑर्डर देखोगे तो 2 by 3 है। तो ये सब आप लिख सकते हो इसलिए कि हम लोग ये सारी बातें सीख चुके हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें 4, चौथा लिखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन क्या है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ rows and columns। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव जो है कई बार पूछ चुका है, 3 से 4 बार इस पर ऑब्जेक्टिव जो है पहले पूछ चुका है, और ये 26 में, यानी कि इस बार का जो पेपर हुआ है तो इस बार के पेपर में भी इस पर एक ऑब्जेक्टिव रहा है। सेम यही कि कोई एक मैट्रिक्स है जो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बोला कि बताइए m और n के बीच जो उसका ऑर्डर होता है उसमें क्या रिलेशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होता है, सेम होता है।
यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं जैसे 1/1, यहाँ 4 है तो 1/1 है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। हम लोग बोल सकते हैं 4 6 2 9 2/2 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। हम लोग बोल सकते हैं 4 6 8 3 8 9 4 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स। तीनों में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो अभी हम आपको लिखवाते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था, इस बार का क्वेश्चन क्या था, बोला कि इफ ए मैट्रिक्स, 26 का क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे, इसलिए बोले कि अपडेट करते चलेंगे, यानी कि जब भी जहां जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो क्वेश्चन हम करवा देंगे, ताकि आपको लगता रहे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इफ ए मैट्रिक्स ए, एक मिनट, नहीं तो आपको दो जगह कैपिटल ए दिखना शुरू हो जाएगा। AIJ और यहां पर लिखा इसका ऑर्डर M/n, देन एक मिनट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में दिया कि m ग्रेटर देन n, दूसरा ऑप्शन में दिया m बराबर नहीं है n, तीसरा ऑप्शन में दिया m इक्वल टू है n, और डी ऑप्शन दे दिया मान के चलो नन ऑफ दिच। ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था और ये कई बार पूछ चुका है, इसने ये नहीं कि इस बार पूछा है, कई बार पूछ चुका है। अब देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम होता है, सॉरी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है ना। इसको करेक्ट करोगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब बताओ यही होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो बोल ही दिया है कि ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, यानी कि m किसके बराबर होगा, n के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़े। तो कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, स्क्वायर मैट्रिक्स तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला लिखने से पहले हम लोग यहाँ एक नोट लिखेंगे, और नोट में क्या लिखना है, देखो अगला जो टाइप है, देखो चौथा हम लोग लिखे थे, पांचवा टाइप जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो नोट में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट, पहले डायगोनल एलिमेंट जानने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, वैसे मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, या वैसे मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे ध्यान देना, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलो दिया हुआ है ए इक्वल टू AIJ, जिसका ऑर्डर जो है दे दिया है कि m बाई क्या है, n है। ध्यान से समझोगे इस बात को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि दे दिया है a और एलिमेंट है IJ, और इसका ऑर्डर कितना है m बाई n। तो इसमें हम लोग
उस एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि उसको हम लोग जो है डायगोनल एलिमेंट, उस एलिमेंट को बोलना है जिसमें आई बराबर जो है क्या होनी चाहिए, जे होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए की अगर बात करेगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, तो ये हम लोग को कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो जहां क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये आई जे के बराबर होगा, वेयर आई जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जे के बराबर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आई बराबर जे कहां कहां होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है, तो ये सब जगह पर जो है आई किसके बराबर है, जे के बराबर है। यानी कि वो जो सारा का सारा है वो क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल समझो, देखो अब जैसे हम लोग को अगर कोई एक मैट्रिक्स मानना हो तो हम लोग किस तरीके से मानते हैं, A11, A12, A21 और A22, यहां से पूरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरा एक मैट्रिक्स मान के चलो B मानना है 3/3 का, तो A11 स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, ध्यान रखो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस तरीके से। ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों का दोनों कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो क्लियर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका हमको अगर डायगोनल एलिमेंट लिखना हो तो हम ये देखेंगे कि आई बराबर जे कहां पर है, आई बराबर जे मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कहां पर बराबर है, तो आई बराबर जे देख रहे हो, यहां भी दोनों बराबर है और यहां भी दोनों बराबर, यानी कि ये दोनों जो है क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। किसका डायगोनल एलिमेंट है, तो ए का ये डायगोनल एलिमेंट है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसमें हम लोग आए तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि देखो तीनों, यानी कि आई बराबर जे कहां पर है, इस जगह पर, यानी कि ये इसका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है इसका डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्या है, बी, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्या अब हम लोग आसानी से पहचान पाएंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये तो जनरल टर्म में था। एक एग्जांपल देखो क्या है, जैसे मान के चलो इस तरीके से दिया है, अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर जो है वो क्या है इसका 3/3 का है। तो इसका अगर हमको डायगोनल एलिमेंट देखना हो तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट है। ये इसका कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। हम लोग बोल देंगे कि ये इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितना कितना आ जाएगा, 2, 2 और 4, ये सब इसका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। क्या आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है बोल देते हैं कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। आगे बढ़े इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। अब देखो डायगोनल एलिमेंट समझ गए, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसको छोड़ करके बाकी जो बच रहा है, इसको छोड़ करके ये ऊपर में 3 यहाँ बचा और यहाँ जो है 3 बचा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो भी एलिमेंट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। बात समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पांचवा आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग जो है डिफिनेशन लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का। ए मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक्स करोगे। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स having a square matrix having all non-diagonal element is 0। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो। डायगोनल एलिमेंट हम लोग पहचान गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट भी पहचान गए कि डायगोनल को छोड़ करके जो होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, बोल रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दो एग्जाम्पल देते हैं, एक 2/2 का और एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 3/3 का। जैसे मान के चलो इस तरीके से, और एक दूसरा मान के चलो ये है। इस तरीके से। अब इसको अगर तुम देखोगे तो एक चीज क्लियर दिखेगा कि डायगोनल एलिमेंट की अगर बात करेगा तो डायगोनल एलिमेंट तो यही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी को तुम देखोगे तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। तो चूंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे इसमें आओगे तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सबको देखोगे तो सब का सब 0 है। तो जब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ गए? आगे बढ़े, पहचान लोगे अब अगर जब भी कोई पूछे कि बताओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या है उससे अपने को मतलब नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 देख लेंगे, इसका मतलब है कि वो कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। चलो अगले पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, इसी का चचेरा भाई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या है? तो बोला कि ए मैट्रिक्स having a matrix having every non-diagonal element is 0 and all diagonal element is same। थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज हुआ है, ठीक है। लिख लिख करके बता रहे हैं तो ये नहीं समझोगे कि लिख लिख करके बता रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। चाह रहे हैं ये कि लिख लिख करके बताएं, इसलिए कि अगर मान के चलो पहले से लिखा हुआ लेकर के आए तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हम जो है सीधे पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो पढ़ाने का तरीका जो होता है वो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि लिख लिख करके बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, यही ज़्यादा लैंग्वेज अगर रहता है तो उसमें यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिए ये तरीका जो है सबसे बेस्ट होता है, इसलिए कि इसमें जो है ऑफलाइन वाला फील आता है। इसलिए कि ऑफलाइन में जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से ये ऑफलाइन वाला फील आता है, इसलिए हम लोग जो है लिख लिख करके ही बता रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो साथ साथ में लिख लिया करो। अब इसमें देखोगे थोड़ा सा चेंज आया, बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसका
जो हर एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है। पिछला वाले में देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट पे कोई बात नहीं किया था, वो सीधे बोला था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो हम बोल देंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें देखोगे तो ये थोड़ा चेंज किया, बोला कि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, दो ही लेकर के चल रहे हैं, एक 2x2 का, तो एक जैसे ये है मान के चलो, एक मान के चलो ये है, सब में 2 सही नहीं है, क्या हो रहा है भाई। ये देखोगे तो 2x2 है, ये देखोगे तो 3x3 है। अब इसको देख करके तुमको क्लियर लग जाएगा कि देखो ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। यहां देखोगे तो ये डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसका मतलब है कि ये दोनों का दोनों जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब पहचान लोगे क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़े तो स्केलर मैट्रिक्स को पहचानने का एकदम आसान तरीका है कि हम लोग ये देख लेंगे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही फेमस है ये यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं। इसलिए इसको किससे डिनोट कर देते हैं, आई से डिनोट कर देते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स पिछला में स्क्वायर लिखे थे कि नहीं, इसलिए कि देखो ये सारा कंडीशन स्क्वायर पे ही आता है। यहां ध्यान रखोगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग every non-diagonal element is 0 and all diagonal element is 1। अब इसमें भी देखोगे तो एकदम थोड़ा चेंज आया है। इसमें देखो तीनों को अगर लगातार देखो, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में, तो एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये तीनों में कॉमन है। स्केलर में आकर के बोल दिया कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए, और जब ये यूनिट मैट्रिक्स में आया तो बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होनी चाहिए। इसको हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट कितना के बराबर है, 1 के बराबर। ऑर्डर अपना लिख लो कि ये कितने बाई कितने का है, 2x2 का है। एक ये हो सकता है, ये 3x3 का है। इसमें भी क्लियर देखोगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के बराबर है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है एकदम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज है। इसमें होता क्या है कि जो 2x2 मतलब जो ऑर्डर जो इसका 2x2 है, तो इसको जो है बुक वगैरह में I2 लिखता है, आई से डिनोट करते हैं, चूंकि 2x2 का इसलिए I2। 3x3 का जब रहता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, I3 लिखते हैं।
अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि इस तरीके से पूछेगा, ए का मान दे देगा, अब बोलेगा कि 2a और प्लस में 4i का मान निकाल करके बताइए कितना होगा। i दिया ही नहीं, सिर्फ a दे दिया कि a जो है एक कोई मैट्रिक्स है और a दिया रहेगा, i वो नहीं देगा, और बोलेगा कि 2a प्लस 4i बताइए कितना होगा। तो अब वहां एक चीज सोचना पड़ेगा कि भाई i का वैल्यू कौन सा ले, ये तो सोचना पड़ेगा। तो i का वैल्यू जो है वहां, मतलब i जो है कितने ऑर्डर का लेना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो a पर डिपेंड करेगा। अगर a 2/2 का होगा, जो a मैट्रिक्स जो गिवन रहेगा, जो दिया रहेगा, अगर ये 2/2 का होगा तो हम लोग i2 उठा लेंगे, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। अगर a 3/3 का होगा तो हम लोग i3 उठा लेंगे, यानी कि 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो i का यूज कैसे होगा, बात समझ रहे हो? आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पे कई क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें हम लोग i का वैल्यू लेंगे। बस अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि i का वैल्यू जो क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितने ऑर्डर का है। अगर वो 2/2 का होगा तो i भी हमको 2/2 का लेना पड़ेगा, अगर वो 3/3 का होगा तो i भी हमको 3/3 का लेना पड़ेगा, और अगर वो 4/4 का हुआ तो i भी हमको 4/4 का लेना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स, 8वां। कंपेरेबल मैट्रिक्स, इसका यूज कम है बट जान लेते हैं इसलिए कि आगे भी डिफाइन करना है। आगे जो है यूनिट इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो उसमें इसका यूज हो जाएगा। वैसे भी नहीं भी लिखवाते तो उतना फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखो नाम ही है कंपेरेबल मैट्रिक्स, इससे जो है क्लियर लग रहा है कि इसका मतलब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने की बात हो रही है, दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने की बात हो रही है। अब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब मैट्रिक्स तो तुमको दो लेना ही पड़ेगा, तो ये एक मैट्रिक्स पर अप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए कितना मैट्रिक्स चाहिए, दो मैट्रिक्स चाहिए। तो बोलेंगे हम लोग कि टू मैट्रिक्स A and B are said to be comparable matrix if order of matrix A and B are same। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या डिफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसको तभी हम लोग कंपेरेबल बोल सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये कंपेरेबल है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब कंपेरेबल नहीं है। अब यहाँ ये चीज नहीं ध्यान रखोगे कि कंपेरेबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है, ये कंडीशन नहीं, हम लिखवाए भी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। बस इतना ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा, इसका कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। अब देखो कंपेयर कैसे होता है, तो कंपेयर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं। तो अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा ना तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिलेगा, सो देख लो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि एक ए मैट्रिक्स से मान के चलो 2 3 6 9 4 8, और एक बी मैट्रिक्स से मान के चलो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये मैट्रिक्स। अभी इन दोनों का अगर ऑर्डर देखोगे तो ये है 2/3 और ये भी कितना है 2/3, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। तो चूंकि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स जो है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है। ये दोनों मैट्रिक्स कैसा है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसलिए कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है।
अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा कंपेयर करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा, अगर मान के चलो कि एक ए दिया हुआ है 2 3 6 4 8 9 और मान लो कि बी दिया हुआ है 2 3 6 4 8 9 ऐसे। अब इसका ऑर्डर देखोगे तो ये कितना है 2/3 है और इसका ऑर्डर देखोगे तो ये कितना है तो भाई 3/2 है। तो एक तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि ये कंपेरेबल नहीं है, डू नॉट कंपेरेबल। और इसको तुम देखने से ही लग जाएगा कि कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे, तो देखो ये पहला तो पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा, अब तीसरा तीसरे के बराबर कैसे होगा, इसलिए कि तीसरा तो है ही नहीं, तो तीसरा को तो तीसरा के बराबर कर नहीं सकते। तो चूंकि कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कंपेरेबल नहीं है, ये कंपेरेबल नहीं है। समझ रहे हो बात, ये कंपेरेबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए कि किसको हम लोग बोलेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा नंबर होगा, ये शायद 8 9 होनी चाहिए, हाँ सही है। तो 9 की हम लोग बात कर लेते हैं और ये है आपका इक्वल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, इक्वल मैट्रिक्स। जितना मैट्रिक्स अभी तक देखे हो, जितना मैट्रिक्स अभी तक हम लोग देखे हैं, जिसमें 3 मैट्रिक्स से जो है क्वेश्चन पूछने का, जो 3 मैट्रिक्स है टाइप में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें 9 में से 3 जो है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो है क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। अब बाकी बता ही दिए कि दूसरे मैट्रिक्स के साथ इसका यूज रहता ही। एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसपे बता भी दिए कि क्वेश्चन भी पूछा था। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का अगर सबसे ज्यादा चांस किसी से रहता है तो वो है आपका इक्वल मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही, 2 मार्क्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी मैट्रिक्स से पूछने का चांस रहता है तो वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, सो देखो बोला कि 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equal if their order is same and corresponding element is equal। अब थोड़ा सा देखोगे इसमें चेंज हुआ है, यहां तक देखोगे तो सेम ही है कि 2 मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग तभी इक्वल बोल सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो ये तो कंपेरेबल का भी डिफिनेशन यही था, ठीक है। बट इसमें आगे ये कह दिया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसका वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, सिर्फ ऑर्डर सेम होने से काम नहीं चलेगा, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ अगर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है तब हम लोग इसको बोल देंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 6 9 और एक बी मैट्रिक्स है जो है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और अगर तुम ये बात कह रहे हो कि ए और बी बराबर है,
ए जो है ये इक्वल है किसके, बी के। तो इसका मतलब है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है कि 2 किसके बराबर होगा, x के, यानी कि x2 निकल जाएगा। 3 किसके बराबर होगा, y के, यानी कि y जो है वो 3 निकल जाएगा। 6 किसके बराबर होगा, z के, यानी कि z जो है वो 6 निकल जाएगा। और 9 किसके बराबर होगा, w के, यानी कि w बराबर 9 आ जाएगा। ये कहानी है। अगर तुम ये बात कह रहे हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है बराबर होगा, और इसी पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। वो इसी टाइप से दे देगा, दो मैट्रिक्स इक्वल में, अभी तो मान के चलो अलग अलग लिखे उसके बाद लिखे कि ए बराबर बी है, वो डायरेक्ट दे सकता है कि इतना बराबर इतना है, तो आप बताइए कि एक्स वाई का मान कितना है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको बना करके दिखाना है, बना करके दिखाइए। देखो बोला कि इफ x to 4y इक्वल टू 3z w 4, ये दोनों बराबर है, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ये तीनों का मान आपको निकाल करके बताना है। निकालिए इसको, देखिए कितना आता है। निकाल के देखो इसका कितना मान आएगा। अब देखो क्वेश्चन में तो क्लियर हम लोग को बोल दिया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है, उम्मीद है कि इसको आप लोग जो है लिख लिए होंगे, तो इसको हटा देते हैं। अब चूंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग ये देख चुके हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बराबर करोगे तो x कितना के बराबर हो जाएगा, 3 के। 4 जो है वो कितना के बराबर होगा, w के। 2 जो है वो कितना के बराबर होगा, z के। और y जो है वो कितना के बराबर होगा, 4 के। अब बताओ सबका मान निकल गया, एकदम आसान चीज है। एक देते हैं जो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, वो क्या है तो देख लो। इफ x प्लस वाई 4, उसके बाद है 14 x माइनस वाई इक्वल टू, यहां बन जाएगा आपका 14, ये 4 है, यहां भी 14 है, और इसको हम लोग लेके चल रहे हैं 4, इस तरीके से। ठीक है। और आपसे बोला है कि आप जो है x और y का मान निकाल करके बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान जो है आपको निकाल करके बताना है कितना होगा। अब इसमें देखो वही काम करना है जो पीछे की है, बस थोड़ी सी जो है समझ इक्वेशन को सॉल्व करने की आनी चाहिए, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में भी पढ़े, और जब 11th पढ़े होंगे तो वहां भी जो हम लोग पढ़ लिए होंगे। इक्वेशन कम से कम सॉल्व आपको करने आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। चूंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो x प्लस वाई जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 14 के। जब इसका आपको सोल्यूशन करोगे तो x प्लस वाई कितना के बराबर आ जाएगा, 14 के। x माइनस वाई कितना के बराबर आ जाएगा, 4 के। x माइनस वाई 4 के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो अब अगर हम लोग इसको जो है जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो x प्लस एक्स कितना बन गया, 2x। इसको जोड़ दोगे तो ये 18 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो x का मान कितना निकल गया, 9। और 10th क्लास में पढ़े हो कि अगर x का मान निकल जाए तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, y निकल जाए। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन अगर हम लोग 2 मान ले तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से x के जगह पे 9 और प्लस में y इक्वल टू 14। यहाँ से y अगर हम लोग निकाल ले तो 14 और माइनस में कितना आ जाएगा, 9, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 5। लास्ट में लिख देंगे कि हेंस
x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इतना टाइप हम लोग को पढ़ना था मैट्रिक्स में, जो हम लोग 9 टाइप पढ़ चुके हैं। इसी को बढ़िया से रिवीजन कर लोगे, जिसमें बता दिए हैं कि 3 टाइप पे वो ज्यादा फोकस करता है, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स है। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछने में वो ज्यादातर इक्वल मैट्रिक्स का यूज करना चाहता है। ठीक है, तो जो भी बताया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करने वाले हैं, है ना। मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करने का ये मतलब है कि अगला जो आपका टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सीखेंगे कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ कैसे सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को कैसे हम लोग घटा सकते हैं, यानी कि ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, किसी स्केलर से यानी कि किसी नंबर से 2 से 4 से 6 से 8 से अगर हम लोग को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बात की जानकारी मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।